इस्तेमाल भी हम आपसे कहाँ हो सकते हैं हजरात। आज का सेशन खसूसी तौर से हमारी मोहतरमा हबीबा बुखारी की पीस की कामयाबी पर और हमारे यूपीपीसी के बैच की जो 24 में इसी साल पीसीएस का जातीय कंपटीशन में शिरकत करने जा रहा है, उनकी हिदायत के मौके पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ से और भी हमारे बच्चे कामयाब होते रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले उस खालिद का नाम उस बात को करना है, इसके लिए मैं अपने भाई अकरम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ ला करके कलाम पाक की कुछ आयात का तलावत और तर्जुमा अकरम साहब तशरीफ वो लगेगा नहीं, माइक पर नहीं लगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो आयुर्वेदा बेसिकली 200 आयुर्वेद मैं उसके 5 आयतें 190 से 194 तक أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فأغرقه مع الظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا نادي للإيمان أن آمنوا وآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم। इसका तर्जुमा है, जमीन और आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी से आने में होशमंद लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं। उठते बैठते और बैठते हर हाल में खुदा को याद कर रहे हैं और आसमान की जमीन और आसमान जमीन के साथ को गौर फिक्र करते हैं, वो भी अख्तियार बोल उठते हैं परवरदिगार ये सब कुछ मुझे मकसद नहीं बनाया है, तो पाक है इससे क्या बस काम करें, बस ऐ रब हमें दोजख के अजाब से बचा ले। तूने जिसे दोजख में डाला है डाला उसे दरअसल बड़ी जिल्लत और रुसवाई में डाल दिया और फिर ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होता। मालिक हमने पुकारने वाले को सुना, वो ईमान की तरफ बुलाता था और कहता था अपने रब की मानो, हमने उसकी दावत कबूल कर ली। बस हमारे आका जो कसूर हमसे हुए उनसे दरगुजर फरमा आइए हमें उन्हें दूर कर दें। हमारा खालपन एक लोगों के साथ ताला जो वादे तुमने अपने रसूलों के जरिए से किए हैं उनको हमारे साथ पूरा कर और क़यामत के रोज में हमें रुसवाई में न डालो। बेशक तो अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं। आपने उसके बाद मोहतरमा हबीबा बुखारी का कोशिश किया जाएगा।
अच्छा। आपको मालूम है अरसलान। कि हबीबा मुखालिफ क्या करता है? हाँ, आप लोग आ जाइए। अरसलान। इस इंस्टीट्यूट से आप 2023 से बिहार की विशेष का इम्तहान दिया और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली और फाइनली आप आज के दिन उसी फैसले आपका रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम रखा गया था। हमारे 2014 से जो बच्चे जा रहे हैं इम्तहान को लिए उनका सबसे पहले हम जनाब गाड़ी साहब ने जो हमारे टीचर्स हैं रखते हैं और आप एडवाइस करेंगे कि पहले तो आपकी कंपनी देकर के अभी बात भाई लखनऊ में के जो टीचर दे के आप मुझे गार्जियन के तौर पर हैं सीख साहब जो हम लोगों के साथी है और आपके ही इंस्पिरेशन से पीसीएस जे यहाँ शुरू किया। उसके पहले पीसीएस आलू आलू वाली सबका हम कर रहे थे बट पीसीएस जे का मुझे था तो हम कहेंगे जनाब तसीफ साहब मैडम बुखारी से मोमेंट को देख गेट का मोमेंट जो है हाँ ये डॉक्टर ओपी शर्मा साहब जो लॉ फैकल्टी की लखनऊ यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड सर हैं एकेडमी के और हमारे इस कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो आपसे गुजारिश करेंगे कि एक जिला की मंत्री देकर के पहले उसके बाद जज साहिबा को एक डायरी और पेन का सेट भी एक डायरी और पेन का सेट आखिर निर्णय लिखना हो इसके बाद कुछ बच्चियां जो पीसीएस जे में हमारे यहाँ तालीम हासिल कर रही है कोचिंग हासिल कर रही है वो भी बुके लाई है तो हम कहते हैं कि इसी में उनका भी बुके प्रेजेंट हो जाए उसके बाद फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाइए। अपना नाम बताइए और राफिया राफिया ये पीसीएस जे में कोचिंग दे रही है। के बाद क्या नाम इनका इनकी आपने देखा पेश कर रही है और कितना करोगे फोटो आ जाएगी। आइए हम इसके बाद रफत इसके बाद
रफत मोहतरमा जो है हाँ नदीम जो भाई पीसीएस जे यूपी का 315 दिया था और इस बार फिर तैयारी कर रहे हैं बात करेंगे बिल्कुल हो जाएगा ये आप लोग भी इसके बाद हमारे एक्टिविटीज के बारे में हमारे डायरेक्टर साहब आपको बताएंगे कि हम सबसे सेंटर कायम था इसमें क्या क्या हमारे अपडेट हुए हैं मुहिम में नहीं आया जी आगे क्या कोशिश कर रहे हैं मुहिम को इंट्रोड्यूस और करा दीजिए चलो कोई बात नहीं ये चल रहा है मुहिम आ गया कोई पानी के लिए आए तो ऐसे गलती समाप्त से आए बहुत हिंदी शब्दों का भी आप जो है बेसिक वे में हमारा अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग तो जो है अच्छी रास्ता दिखा रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं ताकि हम लोग भी आगे आगे हम लोग कुछ कर सके। आप सबका शुक्रगुजार है और फिर शुक्रगुजार है कि हम लोग को मोटिवेट करते हैं। सरकार भी शुक्रगुजार है कि हम लोग को बराबर बताया करते रहते हैं। आपसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो साहब की है कि हम लोग को एक नई रास्ता एक नई एनर्जी के प्रोत्साहन कर इस उम्र में इससे बड़ा कोई शुक्रगुजार नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी कुर्बानी है जो दी जा रही है। अल्लाह ताला इस मकसद को कामयाब करे। मैं कन्वीनर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे सेंटर की जो एक्टिविटीज हो रही है पिछले 4-5 साल की उसके बारे में आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे इंशाल्लाह। आइए आप सभी मुझे जानते हैं मैं आतिक अहमद और सर्विसेज से मैं आया था 81 में। इसके पहले मैं 74 से 80 तक दिसंबर 80 तक लेक्चरर था और 31 दिसंबर को वहाँ अपने रिजाइन किया और 1 जनवरी को यहाँ बैठ गए। माई मार्जिंग में मैं बादशाह से बाबू बन गया और यहाँ पर मेरा सफर 10 नवंबर 1994 तक यूपी सेक्रेटरिएट में सेक्शन ऑफिसर एंड अंडर सेक्रेटरी रहा। उसके बाद मैं इलेक्शन कमीशन से जुड़ गया और 2012 में मेरा रिटायरमेंट हुआ 1 साल के एक्सटेंशन के बाद और 2017 तक मैं इलेक्शन कमीशन में वहाँ ऑफिस सर्विसेज देता रहा कंटिन्यूसली और आज हम इलेक्शन कमीशन से जुड़े हैं। लेकिन एसओएफ जब जरूरत पड़ती है बुलाते हैं हम जाते हैं। 2030 अगस्त में हम लोगों ने एक इदारा यहाँ कायम किया। हमारे सरबराह डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब उन्होंने एक मीटिंग की थी जनवरी 2020 में और उस मीटिंग में ये इजहार जाहिर किया था कि जैसे हम सिविल सर्विसेज का करा रहे हैं इसी तरह से एक इदारा ऐसा हो जो यूपी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है उनके लिए कोचिंग है। और वो कोचिंग का मेन एम क्या होगा? मेन एम ये होगा कि समाज के उस तबके के बच्चों को जो कमर्शियल कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको हम सब्सिडाइज यहाँ कोचिंग उपलब्ध कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2020 नवंबर से हम लोगों ने ये इदारा कायम कर दिया और ऑनलाइन चल रहा था। अब आगे हम इस स्लाइड के से आपको बताएंगे। देखिए ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया 1997 में दिल्ली में कायम किया गया। इसका उस वक्त बेसिक एम क्या था कि जो हमें पैसा
ज़कात के जरिए लोगों से मिल रहा है, उसके जरिए हम कुछ स्कीम चला करके और समाज के उन लोगों को सेचुरेट करें जो लाइफ लिविंग स्टेटस नहीं अख्तियार करते। तो इससे ये इन सारे सर्टिफिकेशन के साथ हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया। हमारे जेडएफआई दिल्ली के दो तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। एक माइक्रो प्रोजेक्ट है जो 8 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें गरीब महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था है। जो कोई कुछ नहीं कर सकता, सिलाई की मशीन दे करके उनको, तो इस तरह से 8 प्रोग्राम्स हमारे हैं जो माइक्रो प्रोजेक्ट में हैं, और 9 हमारे ऐसे हैं जो माइक्रो प्रोजेक्ट में। माइक्रो प्रोजेक्ट में ही 2007 में सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट दिल्ली में कायम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन लगभग 228 बच्चे ऑल ओवर इंडिया ज़कात फाउंडेशन इंडिया के उससे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 25 बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं। अभी बताया 3 दिन पहले, तो जेडएफआई के 25 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई किए हैं फॉर सिविल सर्विसेज इंटरव्यू। तो इसी में हमारा भी सिविल सर्विसेज के बाद स्टेट सर्विसेज एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज ये इंस्टीट्यूट है, एक बाल अकेडमी है, अदर्स इनके 9 प्रोजेक्ट हैं जो माइक्रो प्रोजेक्ट है। सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर अगस्त 2020 में हम लोगों ने स्टैब्लिश किया, एंड नवंबर 2020 से हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की ऑनलाइन। हम लोगों के पब्लिक सर्विस कमीशन, पीसीएस एग्जीक्यूटिव, पीसीएस जुडिशियल, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड अदर एलाइड पोस्ट्स के लिए हम कोचिंग फराहम करते हैं। देन हम यूपी ट्रिपल एससी, यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इनके भी जो इम्तिहानात होते हैं जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए होते हैं, सुपरवाइजर्स के लिए होते हैं, अदर के लिए होते हैं, उनकी कोचिंग भी हम टाइम टू टाइम देते हैं। नेक्स्ट, we have completed 4 years of our working online with success। हम लोगों ने स्टार्ट किया ऑनलाइन, और आज भी ऑनलाइन में चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी क्लास हमको ड्यू टू कनेक्टिविटी नहीं सस्पेंड करना पड़ा। हमारी इतनी स्ट्रांग कनेक्टिविटी है, हम इस तरह से जुड़े हैं जून से कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि बच्चे रिमोट एरिया से जुड़े, 24 दिनों से बच्चे हमारे पास, तो उन बच्चों को कभी दिक्कत आती है। और हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी है, तो हम उनको रिकॉर्डिंग दे देते हैं, अगर उनका क्लास छूट गया उससे वो रिकवर करें। नेक्स्ट, वी हैव हायर्ड द रिनाउंड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हमारे पास जो भी फैकल्टीज हैं वो ऐसी फैकल्टी है जो मार्केट में कॉमर्शियल कोचिंग में काम करती हैं। हमारे यहाँ भोला सिंह साहब जैसे लोग हैं, हमारे यहाँ हसीफ साहब जैसे लोग हैं जो रिटायर्ड जज हैं और अंग्रेजी तौर पर आप सर्विस फराहम कर रहे हैं। ओपी शर्मा साहब जैसे लोग हैं, हमारे यहाँ उस्मानी साहब जैसे लोग हैं। इस तरह से और भी फैकल्टीज हैं जो, और इनको हम वही रेट पे करते हैं जो वहाँ इनको मिलता है। यहाँ हम कोई इस तरह से वो नहीं करते हैं कि हाँ आप रियायत कम करिए, वो चीज इसलिए कि वहाँ हमारी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। अगर हमने पैसे कम किया तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना, तो वो हम और आउटरीच हम हर तबके के लोगों से, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ वही बच्चा आवे जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अफोर्ड कर सकता है और हमें चाहता है वो भी आ सकता है। हमारी आउटरीच उन सब तक है और हम पहुंचते हैं उन लोगों तक जिससे कि वो हमसे जुड़े। ये हमारा तरीका है। पहले तो हम कॉलेज टू कॉलेज जा करके ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। इसी साल हमने करामत गर्ल्स कॉलेज में प्रोग्राम किया, हमने शिया कॉलेज में प्रोग्राम किया, हमने इस्लामिया में प्रोग्राम किया, हमने सुन्नी इंटर कॉलेज में प्रोग्राम किया और बच्चों को मोटिवेट किया। और इसके अलावा हम फ्लायर्स एंड पोस्टर्स एंड बैनर्स इनको भी लगवा करके पब्लिसिटी करते हैं जिससे बच्चे हमारी तरफ रुजू हो, हमारे से जुड़े। ये हमारी अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। फर्स्ट, पीसीएस एलाइट यहाँ का विश्वकर्मा,
सेकंड, मोहम्मद सलमान, ये एसएससी से क्लरिकल गेट में आए हैं। साहिबा अनम बिहार गवर्नमेंट सर्विस में टीचर हुई है। श्रुति पांडे सेंट्रल स्कूल आंध्रा में तैनात हैं। ये संदीप त्रिपाठी लेखपाल है, आजमगढ़ में तैनात है। और अहमद तलहा ये क्वालिफाई कर चुके हैं, हाईकोर्ट ने रिजल्ट अभी रोक रखा है। देन सलमान अली ये सीआईडी से है। और लास्ट हमारी हबीबा बुखारी जो यहाँ प्रतीक वर्मा है। तो ये हमारा अब तक का अचीवमेंट है। स्पेस एंड रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन क्लास। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं, पहला क्लास हमारा चल रहा है अपना बाजार में। अपना बाजार डोनेटेड बिल्डिंग। अपना बाजार वालों ने ऑफर किया कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमारी ये बिल्डिंग आपको दे रहे हैं, आप इसका यूज करिए, मेंटेन करिए। दूसरी बिल्डिंग जिसमें आप बैठे हैं, ये बिल्डिंग जनाब FM खान साहब जो रिटायर्ड इंजीनियर जल निगम पे है, इन्होंने ऑफर कर रखी है। हमारा ऑनलाइन अप्लाई व्यवस्था चल रहा है। तो ये दो हमारे पास अभी क्लासरूम्स हैं। फ्यूचर में हम चाहते हैं कि build up structure of permanent classroom, a hall of establishing digital library। देखिए आज का जमाना जो है वो लाइब्रेरी का जमाना है। आज जो भी बच्चे पढ़ते हैं, घर में इतना स्पेस नहीं है, छोटा घर है, हम अलग सेपरेट बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं। तो नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं बच्चे, वो चाहते हैं कि एक लाइब्रेरी ऐसी हो जहाँ पर हमें एक चेयर मिल जाए, सिस्टम मिल जाए, कनेक्शन मिल जाए, और वहां बैठ करके हम तैयारी करें। तो हम उस पर गौर कर रहे हैं। हमारी कोर कमेटी में कई बार ये हो चुका, हम तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा मकान मिल जाए जो हम किराए पर ले लें और वहां पर एक डिजिटल लाइब्रेरी सर्विस कर दें, जिससे हमारे वो बच्चे, फिर हमारे बच्चे और बढ़ जाएंगे। जो लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे वो हमारा क्लास भी ज्वाइन करेंगे। देन हॉस्टल करेंगे। इसके बिना बहुत सारे बच्चे जो 24 जिले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं साहब हॉस्टल अगर मिल जाए तो हम आ जाए वहां से पढ़ें। वो अभी हमारे पास नहीं है। उसके लिए हमें आप लोगों की हेल्प चाहिए। देन एक्सप्लोरिंग फैसिलिटी फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन। कैसे हम कर रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीजी एंड हॉस्टल अवेलेबिलिटी जहां भी है वहां देखिए, अगर वहां बच्चा हमारा रह सकता है, करीब में होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, वहां यहाँ आकर के पढ़ सकता है। देन स्टूडेंट विल बियर द कॉस्ट। पहले हम स्टूडेंट से ही कहेंगे कि आप कॉस्ट बियर करो। बाद में हमारा फ्यूचर प्लान है एक्सप्लोरिंग द प्लान फॉर हॉस्टल ऑन सब्सिडाइज्ड रेट। हमें जब कभी कोई स्पेस मिल जाए तो हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हम 90% हम क्लियर कर रहे हैं, 10% बच्चों से ले रहे हैं, तो उसी तरह से हम हॉस्टल में भी सब्सिडाइज कर लेंगे। एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन ऑन लो कॉस्ट सब्सिडाइज्ड रेट, उनसे हम कंटेक्ट करके, कुछ लोगों से हमने कंटेक्ट भी किया है, लेकिन डिस्टेंस की हुआ है। जैसे हमारी एकोमोडेशन जानकीपुरम में, और हमारा जो क्लास चल रहा है वो विकास नगर में चल रहा है। तो उससे बड़ी दुश्वारी होती है कम्युनिकेशन। वहां से कैसे आएगा बच्चा, किस तरह से आएगा, टाइम देती है। तो अगर इस एरिया में कोई हो जाएगा, या फिर ऐसा हो जाए कि उसी एरिया में हमें क्लासरूम भी मिल जाए, हम दोनों कर लेंगे। नेक्स्ट, करेंट एक्सपेंसेस। हमारे इस वक्त के जो एक्सपेंसेस है वो 2.5 लाख पर मंथ है जो हम बियर कर रहे हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंडिचर हमने बता दिया आपको 2 लाख है। फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी वी नीड 500 स्क्वायर फीट एरिया। कम से कम 20 बच्चों के लिए हम पाल तैयारी करें। उसके बाद में एक्सपेंशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कम से कम 8 लाख रुपए की जरूरत होगी एक मुश्त। उसके बाद 50,000 रुपए पर मंथ रिकरिंग एक्सपेंडिचर होगा, जो बिजली का है, पानी का है, पेमेंट का है, इस सब का है। तो वो सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इनकम।
अभी एट प्रेजेंट हमारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फी कलेक्शन। फी कलेक्शन से हम बमुश्किल तमाम 10,000 रुपए दे पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फोन करते हैं या उनके गार्जियन फोन करते हैं कि साहब हम इस हालत में नहीं है कि 1,000 भी हम पे कर सकें। हमारा उनसे ये कहना होता है आप मुझसे जुड़े रहिए, आप 1,000 भी मत पे करिए, पर बच्चा जुड़ा रहे, बच्चा पढ़ता रहे, वो कामयाब होगा, वही हमारी कामयाबी है, वही की। फाइनेंशियल पर्सन जो इंस्टीट्यूशन, इसके सहारे हमारा ये इंस्टीट्यूट चल रहा है। ऐसे लोग हैं आपके समाज में जो हमें फंडिंग कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं बराबर, और उसके जरिए हम अपना ये प्रोग्राम करा रहे हैं। असिस्टेंस फ्रॉम यूनिफाइड हेडक्वार्टर टू मेक द गैप, जो हमारे पास गैप तक जाता है उसको हम मीट आउट करते हैं यूनिफाइड हेडक्वार्टर से। और इधर से लग आगे ये हेडक्वार्टर हमारा मीट आउट करता है। एज एंड जब हमारी दादा लोग उनके बताती है, कोई स्पेशल प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, तो उस वक्त हम फाइनेंशियल जैसे अभी लास्ट ईयर हमने मध्य प्रदेश टीसीएस का स्पेशल बैच चलाया। बच्चे मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से थे और क्लासरूम हमारा ये जुड़ा था फैकल्टी हमारी, तो उसके एक्सपेंशन हमारा जो रेफाई हेडक्वार्टर प्रोवाइड करता है। हाउ टू कंटिन्यू, आप किस तरह से हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? पहली चीज तो आप अपना टाइम दे करके आप हमारे पास आए, हमें सर्विस करें, ऐसा किया जाए, ये किया जाए, हम आपके विश्लेषण की गाइडलाइन काम करेंगे। सोशल एक्सपर्टीज विजडम एंड एक्सपर्टीज है, आप अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ लगा सकते हैं। देन सोशल नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, एंड देन रेफर ब्राइट एस्पायरेंट्स। हमारे पास स्टूडेंट्स की बहुत कमी है, ब्राइट एस्पायरेंट्स की बहुत कमी है, और ये सोशल समाज में एक बहुत बड़ी अपैथी है। कोई भी बच्चा ग्रेजुएट है लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो एक्सपीरियंस, वो कंपटीशन की तैयारी नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि उसको बड़े से परीक्षा मिल जाए। तो जरूरत इस बात की है कि आप उन बच्चों को मोटिवेट करें कि ऐसा भी अदारा है जो सब्सिडाइज रेट पर आपको कोचिंग फराहम कर रहा है, आप उससे जुड़िए, उसका फायदा उठाइए। देन स्पॉन्सर और प्रोजेक्ट एंड एस्पायरेंट, आप अपनी वसात के हिसाब से फंड कर सकते हैं एस्पायरेंट्स को या हमारे प्रोजेक्ट को। जो भी प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, हम बीच बीच में अपने प्रोजेक्ट की स्पेशल चलाते रहते हैं। जैसी एडवर्टीजमेंट होता है, जैसी वैकेंसी आती है, उस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट कराते हैं। देन फाइनेंशियल सपोर्ट विद 80 टैक्स रेट। अब जानते हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया को जो भी आप पैसे देते हैं तो 80G में उसका रिबेट मिलता है। हमारी जो रसीदें हैं उसमें लिखा रहता है कि अंडर 80G आपको रिबेट मिलेगा। एंड लास्ट, योर टाइम हेल्थ इज सर्टिफिकेट, दैट इज ऑल। थैंक्स। ये हमारी इस इलाके की कामगारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे 28 बच्चे पीसीएस का इम्तिहान देने जा रहे हैं जो 22 दिसंबर को होने जा रहा है। हम लोगों ने 3 टाइम्स इन लोगों के रिवीजन कराए एंड सिलेबस कंप्लीट। एट फर्स्ट 17 मार्च को इम्तिहान होने वाला था, ड्यू टू इलेक्शन इम्तिहान पोस्टपोन कर दिया गया। हमने 10 मार्च को अपना कोर्स खत्म कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि 7 और 8 अक्टूबर को इम्तिहान होंगे। देन मैंने उन बच्चों को फ्री नहीं छोड़ा,
हमने कहा आपकी सिर्फ 2 क्लासेस हम करेंगे, पर डे 2 क्लासेस करेंगे, जिससे कम से कम आप इंगेज तो रहें। ये तो ना हो कि आप घर बैठ गए उसके बाद आप छुट्टी रहे। उसके बाद अक्टूबर में ये हुआ कि अब इम्तहान अप्रैल में जाए। सडनली गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया कि नहीं साहब, 24 का इम्तहान 24 में ही होगा। और वो इम्तहान आपका 2022 में होने जा रहा है, जिसमें हमारे 22 बच्चे बैठ रहे हैं। आप लोगों से दुआ है कि आप उनके लिए दुआ करें कि वो कामयाब हो, आपका इरादा कामयाब हो और आप इस इरादे से जुड़े रहे। बस ये हमारी गुजारिश है। बाकी हम एफएम खान साहब को, जो हमारे कन्वीनर, जो हमारे कंपेयर हैं, उनको मानते हैं। शुक्रिया कन्वीनर साहब, आपने हमारे मेहमानों को बहुत ही डिटेल में अपने सारे प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, अपनी कामयाबियां, कारगुजारियां अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने सीनियर फैकल्टी मेंबर चीफ साहब, जो हमारे एक्स डीजी साहब हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि वो हमारे एस्पायरेंट को, कामयाब होने वालों को अपनी कीमती अल्फाज से नवाजें। हसीम साहब। हमारे ये चेयरमैन साहब ने जगह भाई है एक प्रोग्राम में, इसमें आप भी थे का, और ये हो गया हुआ है लगा है, उसके आगे पूरा सब पूरा है। वहाँ पे मीटिंग हुई तो एक सामने जिले के कुछ रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज को आप बुलाया था, तो मैंने वहाँ पे ये सजेस्ट किया कि पीछे जे का भी होगा क्लासेस स्टार्ट किए जाए। तो काफी उस पर जद्दोजहद भी हुई कि चलाना आसान नहीं है। अगर आप शुरू करिए तो इंशाल्लाह अच्छी कामयाबी चलेगी। तो बाद तैयार हो गए, क्लासेस स्टार्ट हुए, हमने फैकल्टी बोलना शुरू किया। तो सबसे पहले हमारे साथ आए लगे, तो एक सक्सेना साहब को हमने बुलाया था, तो एक 10 साल तक खान साहब हो गए, लेकिन वो खान साहब भी टिक नहीं पाया, सक्सेना साहब भी नहीं टिक पाया। ललित भी चले गया। फिर हमने शर्मा जी से रिक्वेस्ट की, तो शर्मा जी लगातार लगभग 1 साल से ज्यादा वक्त हो रहा है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद उमर साहब भी आ गया, इत्तेफाक से आ नहीं पाए डॉक्टर उमर साहब, वो भी गेस्ट फैकल्टी। और इसके बाद हमने आगे भाई से भी क्लास में हमने कहा आपकी क्लास की तैयारी क्यों कर रही है, तो आप क्लास करिए। इनका एक सेक्शन हुआ था झारखंड में हुआ था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन ही नहीं दे पाए। कुछ कमियां थी जो इस समय पॉइंट आउट करना मुनासिब नहीं है। तो हमने ये सोचा कि इंटरव्यू फेस कर रही है, इनको जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट नहीं है, ऑलराउंडर हो जाएगी। क्योंकि इंटरव्यू में सब्जेक्ट के बारे में नहीं, एक्सपर्ट को सवाल करते, बाकी सब जनरल स्टडीज पे आपको ही घुमाते रहते हैं कि आपका क्यों क्या है। क्योंकि कमीशन भी तय करता है कि जो अक्षर हम ला रहे हैं उसमें आने वाला वक्त है, जस्टिस यादव की तरह कोई तो नहीं आ जाएगा। इस तरह से हम लोग उसकी कमीशन जो है और अपने चलता है कि क्या विचार है, चाहिए आपका। दुनिया भर के क्वेश्चन में आपके बारे में टेस्ट कर लेते हैं कि आपकी सोच क्या है,
और आप कैसे टैकल करेंगे। तो बहरहाल मेरी मेरी अतीक साहब से बात होती रहती थी, और मैंने अतीक साहब को बताया भी था कि इस बार हबीबा जी का सिलेक्शन हो गया। क्लियर, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इस बार सिलेक्शन उनका हो जाएगा। और फिर बात आई कि चलो हबीबा जी का सिलेक्शन हो गया, हमने कहा दो स्टूडेंट हमने और टारगेट कर रहे हैं। हमारे सामने इस समय 4 बैठे हुए हैं, मैं नाम तो भी नहीं बताऊंगा, लेकिन 2 का भी सिलेक्शन होगा, PCSJ में हो जाएगा इस साल इंशाल्लाह। अब तो आप बहुत से लोग होंगे, ये आपको डिसाइड करना। अभी तो हमारी फैकल्टी में 9 लोग पढ़ने आते हैं और यहाँ पे 4 लोग आते हैं, तो हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है, मैं आप लोग बैठे उनसे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हमें अच्छे स्टूडेंट्स अभी नहीं मिल रहा है। उसकी कमजोरी हमारी है, हम उसको प्रॉपर पब्लिसिटी नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में यार तो ज़कात फाउंडेशन है, ये लोग क्या पढ़ाते हो, खुद ही ज़कात वाले बैठे हुए हैं। तो ये भी आपको दिमाग से बोलना है कम से कम पब्लिक के बीच में कि ज़कात इस काम के लिए काम नहीं कर, ज़कात आपकी फ्यूचर में सुधार। जो कमर्शियल कोचिंग है उससे बेहतर हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे शर्मा जी हो, हम हो, हमारे उस्मानी साहब हैं, ईश्वर में आपके पांडे जी हैं, ये सब कहीं किसी तरह से भी कम नहीं है, क्योंकि बेस्ट अपने तरह से मेहनत करते हैं, घर से पढ़ के आते हैं, तैयारी करके आते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप का आ सकता है, ये बताने की कोशिश करते हैं। तो मैं ज्यादा वक्त को नहीं लूंगा, और अल्लाह का करना है कि हमारे कम से कम एटलीस्ट PCSJ में कामयाबी मिल गई है, और ये सिलसिला जारी रहेगा, इसके लिए आप तीन साहब ने आपको बड़ी कीमती मालूमात दी और कुछ आपकी रहनुमाई की। इंशाअल्लाह आप उनकी रहनुमाई से फायदा उठा करके कामयाबी की तरफ काम करें। अब मैं हमारी फैकल्टी के बड़े सीनियर मेंबर श्री भोला सिंह साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आकर के अपने तजुर्बे से अपने कीमती गाइडलाइंस बच्चों को देंगे, इससे हमारे बच्चे कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचे। भोला सिंह साहब। भी आपको इस मौके पे अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं तो सर से काफी समय से जुड़ा हूँ, और इतनी उम्र में सर को देखते हुए इतना पोटेंशियल रहते हैं। हमें तो यूपीएससी वालों को 20 साल पढ़ाते हुए हो। 2001 में मैंने पहला कोर्स का इंटरव्यू दिया हुआ था, तो मुझे आईएएस बनना तो कुछ बनना ही नहीं, लेकिन फिर अब इत्तेफाक से टीचर बनना नहीं चाहते थे, और अंत में टीचर की फील्ड में ही आना ही पड़ा ना, और कई नौकरियां भी छोड़नी पड़ी। और अभी का अच्छा, मेरे पास थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल बहुत ज्यादा रहता है, तो सर की थोड़ी शुक्रिया ये रहती है कि मैं जहां भी रहता हूँ वहां मुझे अलाउ कर देते हैं कि आप क्लास ले। अभी मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ, अभी मैं लगातार क्लास भी लेता हूँ। एक जॉब भी मेरे पास ठीक ठाक है, जिसमें बच्चों को ही मोटिवेट करना होगा, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं खुद अभी भी 4-5 घंटे नेचुरली जहां भी रहता हूँ वहां क्लास पढ़ता भी हूँ, बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता हूँ। तो काफी लंबा अनुभव मैंने देखा है, और हमारे बैच के हम ही सेलेक्ट नहीं हो पाए। मेरे बैच के 2 लोग कमिश्नर भी हैं। अभी मैं मेरठ में था, वहां उनसे कई ऐसे जूनियर हैं। तो मैंने अपना जो अनुभव देखा बच्चों को, कि बहुत पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। जब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं, अप्रोच ठीक नहीं, लाइन लेंथ ठीक नहीं है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है,
और आज तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। मैं अभी लगातार हमारी क्लास होती रहती है, अभी मैं बाहर का सर का फोन आया कि आपको आना है, तो मैं फिर कल वापस आया यहाँ पे देने के लिए, तो अभी भी मैं देख रहा हूँ। और जहाँ पे मैं हूँ वहां भी मुझे टारगेट दिया गया कि बच्चों को सिलेक्शन करवाना है। तो मैं तो देखता हूँ कि बच्चों को जो अपना अनुभव है, हमारे बच्चे जुड़े हुए पुराने जिसको मैंने पढ़ाया है, कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन इकोनॉमी, हम दो चीज देखते हैं वहां पे। तो बच्चों का कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया है, नॉलेज तो उनके पास है, लेकिन जो नॉलेज एप्रूवल होना चाहिए, जो उनका अप्लाई करना चाहिए, वो चीज कहीं ना कहीं, अगर उनको एक क्वेश्चन दे दो, एक क्वेश्चन दे दो लिखने को, तो लिख नहीं पाते। कंटेंट इतना इकट्ठा कर ले, कई बार हमको बताते हैं सर वहां से उस साइट से पढ़ लीजिए, अच्छा कंटेंट दिया, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो उस कंपटीशन में हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी। सेलेक्टिव स्टडी, अच्छा मैंने देखा कि वही टीचर बेहतर कर पाएगा जो अपने लेसन को टीच करके जाए। नॉलेज चाहे जितना आपके पास है, लेकिन जब तक आप जिस दिन पढ़ाना होगा उसको प्रिपेयर नहीं करोगे कैसे हम बच्चों को डिलीवर करना है, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। विकास नगर में नदीम हसनैन सर रहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, हमारे गुरु थे, और उनके पढ़ाए बहुत से लोग। एक समय था हम लोगों का पीक पीरियड जो वैद्या में कोचिंग करता था लखनऊ में, वो मैक्सिमम सिविल सर्विस, उनके अंदर इतनी पोटेंशियल थी कि जिसको चाह लिया वैसा ने कि इसको सिविल सर्वेंट बनाना है नदीम हसनैन साहब ने, तो उसको बना देते थे। हम लोगों ने भी एंथ्रोपोलॉजी उन्हीं के कहने पे ले लिया था, लेकिन दुर्भाग्य था दूसरे सब्जेक्ट में कई दिक्कतें पैदा कर दिया। तो उसमें दो सब्जेक्ट हुआ करते थे, प्री में भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था, और मेंस में दो लिखने पड़ते थे। लेकिन आज के संदर्भ में तो थोड़ा सा कंपटीशन का अप्रोच थोड़ा से अलग हो गया है। काफी हमें अनुभव है इंटरव्यू कराने का। उस समय एक लखनऊ में कोचिंग हुआ करती थी, यहाँ पे हमको यूनिवर्सिटी में वो असिस्टेंट प्रोफेसर है पवन मिश्रा जी, सृजन आयस पांडे जी जानते हैं, पांडे जी मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, जहाँ पे मैं रहते थे वहां मैं जाया करता था ना। तो शुरू से अभी भी मेरी क्लास लगातार, ऐसा कोई इंडिया का कोना नहीं जहाँ मैं क्लास ले ले। अब तो थोड़ी सी जॉब के कारण थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्लास नहीं कर पाते हैं। एक योजना से भी मैं जुड़ गया हूँ, उस योजना भी गवर्नमेंट की है, जो इसकी योजना है वही काम वहां पे भी है। तो जो हमारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको हम दो तीन ट्रिक्स बताने, इसको ध्यान रखिएगा। जो 22 तारीख को पेपर है, और हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है आपके सर, तो इतना ज्यादा मोटिवेशन करते हैं कि कोई भी क्लास मिस ना हो पाए, इतना पंक्चुअलिटी सर के पास रहती है। और बच्चों के साथ हम लगातार जुड़े रहे, उनको टेस्ट के साथ सारी चीजों के साथ। फिर भी एक चीज हम बच्चों को आपको बताना है कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, दो चीज ध्यान रखिएगा। एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो आपको एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या, जैसे आपके पास पेपर आएगा, तो जैसे आपने देखा कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में सरल है, सरल, तो उनको लगेगा अरे पेपर तो बहुत ही इजी है, पेपर बहुत इजी है, और उसी में ओवर कॉन्फिडेंस में जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत कर देते हैं। और एक एक क्वेश्चन की इतनी इंपॉर्टेंस है, एक एक क्वेश्चन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि एक क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो समझिए आप सैकड़ों लोगों के नीचे आप चले जाएंगे। तो अगर पेपर टफ आता है, कभी कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, और बहुत सरल आ गया तो भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाएंगे। बाकी माइनस मार्किंग के बारे में सब लोग जानते हैं, क्या करना है, इसको गांठ बांध लीजिएगा कि आपके पास 150 क्वेश्चन रहेंगे जीएस के। तो सबसे पहले सारे क्वेश्चन जितने आ रहे हैं, अगर आपको 150 में 60-70 क्वेश्चन आ रहे हैं या 80 आ रहे हैं, पहले उतने क्वेश्चन आप लोग टिक लगा लेंगे, फिर गोला भर लेंगे, क्योंकि समय मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। यूपीएससी दैट इज ए गेम है, यूपीएससी में सिलेक्शन दैट इज गेम है, नॉलेज वहां माने नहीं लगता। आप बहुत ज्यादा नॉलेजफुल है ना, बहुत ज्यादा ना, लेकिन नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन आपको याद नहीं, टाइम मैनेजमेंट आपको अगर नहीं पता है। यूपीएससी में 20 क्वेश्चन मेंस में आते हैं, क्वेश्चन में 9 मिनट का समय मिलता है, 1-2 मिनट तो पढ़ने में चला जाता है। तो दोनों का तरीका अलग है। एक मेरे दोस्त थे, उनके पास नॉलेज बहुत था, पोस्ट में जुडिशरी में है, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था जज है अब तो उनके टीचर ने कहा केवल आप 1 साल बैठकर क्वेश्चन को लिखिए, और यही काम उन्होंने किया। अगले साल वो सिलेक्ट
तो दैट इज यूपीएससी एक गेम है, जो समझ गया ना वो पार कर जाएगा, और जो नहीं समझ पाया उसी में वो चक्कर लगाता रहेगा। नॉलेज बहुत है, उसका कोई काम, हाँ कुछ किस्मत भी काम आती है, लक तो मैंने देखा है नेचुरली, लक का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मैं पीसीएस दे रहा था 2010 में, लास्ट इंटरव्यू था 15 मई 2010 को मेरा इंटरव्यू था। अपना आपको बताता हूँ, उसमें 3 बोर्ड चल रहे थे, सीएम सिंह का था, डीसी लाखा का बोर्ड था, एक सोमेश यादव का बोर्ड था। 4-5 बोर्ड जो लोक सेवा आयोग में होते, कुछ तो बड़े भयंकरी होते, बहुत अच्छे नंबर देते। जैसे कुछ टीचर ऐसे होते हैं, जब उनके पास मेंस की कॉपी जाती, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, तो बड़े कम नंबर देते, लगता है उनको अपनी जेब से देना पड़ रहा। जो यंगेस्ट लोग होते हैं उनका अलग अप्रोच होता है। तो हमने बहुत कोशिश किया, उसमें पता था कि सोमेश यादव साहब बहुत कम नंबर देते, तो हमने बहुत कोशिश मनाया ईश्वर से कि इनके बोर्ड में ना पढ़े। अगर लाखा साहब के बोर्ड में पढ़ जाते सीएमसी में, तो 125 से कम नंबर देते नहीं, जो आखिरी एज वाले होते हैं। हम लोगों का लास्ट चांस था, और अंत में सुमेश यादव के बोर्ड में पढ़ गए, और उन्होंने हमें 83 नंबर दिया। 1 नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक गया, नहीं 2010 बैच में हम नायब तहसीलदार हो जाते। अब तक मेरे साथ है। तो अभी भी मैं देखता हूँ कि सारी चीजें होती हैं। बहुत से बच्चे बहुत नॉलेजफुल हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत जो करते हैं उसका रास्ता भी ठीक नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि आप क्या काम करना है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उन क्वेश्चन को आप बस हाँ अटेम्प्ट कर लेना है, और फिर जो नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल छोड़ देना है। और इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप बेहतर कर ले जाओगे। अदरवाइज जो है, आपके क्वेश्चन आते हुए माइनस मार्किंग में आप करवा ले जाओगे। हाँ भाई, एक दिक्कत हम लोगों के साथ होती है कि हमें अच्छे स्टूडेंट थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब जो भी दिक्कतें आ रही, मैं सर से कई बार कहा कि थोड़े से हम लोग और प्रयास करके, मैंने सर से कहा कुछ सेमिनार करके हम लोग वहां तक पहुंचे, अपनी बात को बताएं भी, अपनी बात को बताने का भी काम करें, जिससे बच्चा हमारी तरफ जुड़ सके। अब जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सभी को हम लोग धन्यवाद करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप लोग रिजल्ट दोगे, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, कॉन्फिडेंस के साथ। और इस समय समय बहुत बचा कम है, बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, जितना पढ़ चुके हो उतना सफिशियंट है। जो कुछ करंट बनाया है उसी को रिवीजन कर लीजिएगा, और एग्जाम आराम से देख कर जाइएगा। जो आपके पास इंस्ट्रक्शन आए उनको जरूर फॉलो करिएगा। अपने थोड़ी सरकार ने सख्ती कर दिया है एग्जाम को लेकर के, कहीं पेपर आउट ना हो जाए, इसलिए बहुत सख्ती है, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। पता लगा आप कुछ चीज भूल गए और आपकी एंट्री ना हो पाए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आप बच्चों सभी को धन्यवाद और थैंक यू, और रिजल्ट जरूर दीजिएगा, जिससे हम लोग आपके लिए मेंस के लिए बेहतर काम कर पाए। सभी को धन्यवाद, आपने हमें मौका। थैंक यू। देखिए करना पड़ रहा है, हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर महमूद साहब यूएस में है, और वहां से जुड़े जहाँ वहाँ टाइमिंग जब होता है तो हम ज्यादा पहले उनसे एड्रेस करवा देते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा जी अतीफ साहब, आप चाह रहे हैं मैं बोलूं अभी? अतीफ साहब, अतीफ साहब, अतीफ साहब, आप चाह रहे हैं मैं बोलूं अभी? आप बोलिए सर, आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, तो वो मुझे जोड़ना पड़ेगा, अपना अपना प्रेजेंटेशन लेना होगा, तो मुझे आपको को होस्ट बनाना पड़ेगा। अब मुझे को होस्ट बना दीजिए, तो मैं अपना प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ। ओके, क्या है ठीक है। होस्ट बना हाँ ठीक है, फाइन। सर अभी कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू करिए। ठीक।
दिखाई पड़ रही मेरी स्क्रीन आप लोगों को? दिखाई पड़ रही है। अच्छा, तो आई बिगिन इन द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल, master of the day of judgment. All praise belongs to him and all of us have to return to him. आज जो हमारा आपका इंटरेक्शन है उसका मैंने नाम दिया है, एक मिर्जा गालिब का एक मिसरा है वो, ए ताज़ा वारिदान बिसाते हवाए दिल, ओ यू who have freshly landed on the canvas of my heart's yearnings. तो मुझे actually I am addressing here Habiba Bukhari. Congratulations to you and to your family. And I welcome here the parents, family members, and friends. And my duaएं to the new batch, which is going to appear for the PCS examination now. And my greetings to our friends, Mr. Javeed Ahmed, Mr. Abrar Ahmed, Mr. Sayyid Muhammad Haseeb, and my colleagues Atiq Ahmed Siddiqui साहब, याद अली साहब, FM खान साहब, मोहम्मद अकरम साहब जिन्होंने तिलावत की, और कोर कमेटी के मेंबर्स एंड फैकल्टी मेंबर्स। ये एक्चुअली वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको उसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मिर्जा गालिब की ये नज्म है जिसको मैंने पहले मिसरा आपको पेश किया। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, पर्शियन का एक शेर है, मुमकिनाते कुव्वते मर्दान कार, गर्ददज मुश्किल पसंदी आश्कार। Possibilities of the men of action manifest through the love of the difficult. तो हबीबा बुखारी ने तय कर लिया कि मुझे मुश्किल काम करना है, तो वो फिर करके ही दिखाया, और इसी तरह से और भी बच्चे करके दिखा भी चुके हैं और भी अभी इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे। ये बिल्कुल गिरा बांध लीजिए। दूसरा एक पर्शियन का शेर है जिसके मतलब ये है कि ओ यू सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट बॉडीड लाइक ए फ्लावर, बी हार्ड लाइक ए स्टोन, so that you could form the foundation of a garden. आप नया, हम सब लोग मिल करके एक नया समाज और एक नया गार्डन पैदा कर सकते हैं, जो कि इसके हम इसका कि उन्होंने हबीबा ने कर दिखाया है और सब लोगों को करके दिखाना है। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आज, वो भी अल्लामा का ही एक पर्शियन का शेर है कि चीस बुदन दानी ई मर्दे नजीब, अज जमाले ज़ाते हक बर्दन नसीब। ओ नोबल सोल, ए सज्जन आत्मा, डू यू नो व्हाट इट इज टू लिव? तुम्हें मालूम है कि जीना किसे कहते हैं? इट इज टू टेक योर शेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ गॉड। ये कहते हैं, जीना कहते हैं ईश्वर की अभिव्यक्ति में से अपना हिस्सा ले लेने को। तो हबीबा ने अपना हिस्सा लेके दिखा दिया, और भी कुछ बच्चे दिखा चुके हैं, और अब बाकी दर्जनों और सैकड़ों बच्चों को दिखाना है और दिखाते रहना है। और ये 4 मिसरे हैं अल्लामा के कि कभी दरिया से मिसले मौज उभर कर, कभी दरिया के सीने में उतर कर, कभी दरिया के साहिल से गुजर कर, मुकाम अपनी खुदी का फाश तर कर। आप में से हर एक, सब बच्चे जो हैं कमाल करके दिखा सकते हैं और इंशाल्लाह दिखाएंगे। लेकिन एक बार जब सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद फिर इट्स टाइम टू पे इट फॉरवर्ड, इसके बारे में सोचना शुरू कर देना है फ्रॉम डे 1 से ही। क्या सोचना है? दैट आई नीड टू इल्यूमिनेट द नर्व्स ऑफ माय सोसाइटी। अब यहाँ तक की तो एक बात थी। अब दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमने जो एम्पावरमेंट का काम है उसको डाइवर्सिफाई किया है। अभी अतीक साहब आपसे फरमा रहे थे कि 2007 में हमने सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर दिल्ली में NCR में कायम किया था,
और उसके बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल तक 228 बच्चे जो हैं वो आईएएस और आईपीएस और आईआरएस और फॉरेन सर्विस वगैरह ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन ये कि जो सिविल सर्विसेज हैं उसका दायरा अब थोड़ा तंग होता जा रहा है। इस वजह से हमें जो है वो डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, जो कि हमने कर लिया। और यही मैनिफेस्टेशन है जो अभी अतीक साहब और उनके कोलीग सब लोग आप लोग मिल करके कर रहे हैं वहाँ। यूं सोचने की जरूरत है कि देर आर मोर देन 800, यहाँ तो 766 लिखा है, बट देर आर मोर देन 800 डिस्ट्रिक्ट्स नाउ। तहसीलें हैं, नगर पालिकाएं हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, रेलवेज हैं, स्टेनो शॉर्ट हैंड्स वगैरह हैं। हर कलेक्ट्रेट में कम से कम 100 लोग काम करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 800, है ना। इसी तरह से जगह जगह, और किसी भी आप कोर्ट में कचहरी में चले जाइए तो बीच में ऊंची कुर्सी ऊपर हसीस साहब फरमाएंगे कि बीच में ऊंची कुर्सी पे जज साहब बैठे होते हैं, लेकिन साथ में नीचे कुर्सियों के ऊपर 2 3 4 लोग और बैठे होते हैं जो कि इनके हेल्प करते हैं। वो भी सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। इन सबको जोड़ लिया जाए अगर, तो इसी वजह से ये काम हो रहा है यार लखनऊ से। पीपीएसएस, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, रेवेन्यू, एडिशनल, लेखपाल, जो जूनियर क्लर्क, अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, सो मेनी जॉब्स आर देयर। तो हमें खाली कंसेंट्रेट जो है वो 1000, जो सिविल सर्विसेज के लोग जो हैं वो 1000 मान लीजिए साल भर में सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी से। तो उसके मुकाबले में लाखों लोग, 4-5 लाख लोग पूरे इंडिया से डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जरिए और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए हर साल सेलेक्ट होते हैं। तो देखना यह है कि भैया अगर हम वहाँ 5% कर सकते हैं तो अगर हमने यहाँ 5% कर लिया तो कितनी ज्यादा कामयाबी होगी। इसीलिए जेडीएफआई ने अपने को डाइवर्सिफाई, अपने एफर्ट्स ऑफ एम्पावरमेंट को करना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबियां भी हैं। लखनऊ के अलावा ये काम जो है वो बहराइच में और भोपाल में भी हो रहा है। लखनऊ बहराइच में तो 50 लड़कों के रहने की जगह भी है, हॉस्टल भी है ऑलरेडी। और वहां से भी अभी अतीक साहब ने आपको एक लिस्ट दिखाई है, फोटोग्राफ दिखाए बच्चों के। उसके अलावा वहां से भी बड़ी लिस्ट है फोटोग्राफ्स की, जो कि बड़ी तादाद में कामयाब मुस्तकिल होते रहते हैं, ज्वाइन करते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भोपाल में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन ये कि जैसा कि अतीक साहब ने आपको फरमाया, अभी देयर इज नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड मैन पावर सपोर्ट इन डिफरेंट स्टेट्स। अब यूपी से आप अतीक साहब ने बताया आपको अभी कि किन किन लोगों ने जो है अपना घर, बाजार वालों ने और अपने एहसन खान साहब ने अपनी जमीन दे दी, और अतीक साहब और याद अली साहब और एहसन खान साहब और इनके साथी लोग जुनैद साहब, ये सब लोग खड़े हो गए और इन्होंने अपना वक्त और टाइम और रिसोर्सेज देना शुरू कर दिए। उसी तरह से जहां जहां से इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट और मैन पावर सपोर्ट दूसरे स्टेट्स में भी या दूसरे जिलों में भी मिल जाती है तो वहां भी काम शुरू कर सकते हैं। बहराइच में इसीलिए शुरू किया कि वहां ये सपोर्ट मिल गई है। एक चीज मैं उसको और ऐसे बच्चों को खास तौर से जो है और अपने सब साथियों को कहना चाहूंगा कि वी मस्ट डेवलप एंड कल्टिवेट गुड रिलेशंस विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। इसको बिल्कुल अपने ईमान का एक हिस्सा बना लीजिए और ये जो है इसके ऊपर तवज्जो देना, खास तौर से प्रोग्राम बना करके चलना बड़ा जरूरी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन to Habiba Bukhari and दुआएं to all the candidates who are now going to appear। अब ये जो मैंने आपको शुरू में मिसरा सुनाया था, खासतौर से मैं हबीबा को एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर, उसका दूसरा मिसरा ये है, ज़ुन्हार अगर तुम्हें हवा से नाए नूश है, बी ऑन योर गार्ड, डोंट लीन टू मच फॉर ए लाइफ ऑफ मंडेन इंडल्जेंस और डिवियस ऑफ द हायर रियलिटीज ऑफ लाइफ। हायर रियलिटीज ऑफ लाइफ वो हैं जो कि मैं अभी तक आपसे जिक्र कर रहा था। वबिल्लाहि तौफीक वल हिदाया व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ बहुत ही स्वीट में रहेगा जैसे अली जनाब जबरदस्त साहब और इस मीटिंग के प्रेसिडेंट अली जनाब मसूद साहब, चीफ गेस्ट जावेद अहमद साहब और हदीब साहब और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं या जितने भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं। अच्छा मोहित साहब का हौसला अफजाई करी जाए और सभी सभी हजरात को जो यहाँ आए हैं या जो जुड़े हुए हैं किसी भी मीडिया से किसी माध्यम से उन सबको मैं एड्रेस भी कर रहा हूँ और दिया गया करता हूँ। तो हमारी इस लखनऊ यूनिट का जिसका हम 3 लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, आज माशाल्लाह एक बड़ा एक दायरा बन गया है और ये आगे बढ़ता जाएगा। मैं बहुत मुख्तसर सी ये दो बातें कहना चाहूँगा, खासकर बहुत बहुत आरटीएस का एडमिनिस्ट्रेशन को कि अभी तक ये था हमारे तमाम कोशिशों के बाद साधन तो लिमिटेड है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर तो लिमिटेड है ही है और जैसा भी साहब ने कहा कि हमारा जो टारगेट एरिया है वो बहुत टफ है। टफ ये है कि ये रेयरेस्ट है सर्विस जिसके लिए हम फाइट करते हैं और बहुत सी इंजीनियरिंग डॉक्टरी और लाइनें हैं जहाँ मेहनत करके बहुत स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट में भी। इंजीनियरिंग में भी है, इनके सिविल सर्विसेज के जब आमदा है स्टेट सर्विस बहुत बहुत ज्यादा मेहनत और प्लानिंग और डेडिकेशन की जरूरत है, वही हम लोगों की कोशिश है। अब इंतजार था हमें बहुत बेसब्री से कि एक हमें कोई ऐसी कामयाबी मिल जाए जो हम कह सके कि हमारी सिलसिले पर रेडी है। क्योंकि ये कहा जाता है कि नथिंग सक्सीड टाइम सक्सेस, क्योंकि जब और ये भी कहा जाता है एंड जस्टिफाइज मींस, मतलब हम कैसे भी प्रयास करें जब तक हमें सफलता नहीं मिलती कामयाबी नहीं मिलती तब तक के हमारी कोई क्रेडिट नहीं है चाहे कितना भी मेहनत कर ले। आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बुखारी जी ने काम कर दिखाया। आज तक हम मोटिवेटर थे, हम लोग मोटिवेट करके सभी रूप से प्रयास करते थे बच्चों को किस तरह पढ़ो किसी तरह से कंप्लीट करो और अपनी एक जगह बनाओ जो 2% है जो इस तरीके से कन्वेयर है और डाटा भी हम किया जाता तो उसमें हम मोटिवेट करते थे। आज माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये मोटिवेटर में मतलब आप ये मोटिवेट करेंगे हमको क्योंकि हमारे जो मोटिवेटर्स है उनमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि माइल स्टोन है जेडएफआई की लखनऊ यूनिट पे जुड़ा है जो स्टेट सर्विसेज और खासकर जुडिशरी पे तो उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारे सभी जितने भी मेंबर्स किसी तरह जुड़े हैं जैसे भी वक्त में सर हैं तो वो सबका बहुत बहुत शुक्रिया और वो इसी तरह से कोऑपरेट करते रहे और उसकी कामयाबी के लिए या प्रैक्टिकल जैसा कि हसीब साहब ने कहा ना भाई वैसे बस जाना जैसे एक जैसा आपका होता है ट्रांजिट होता है। मैं अजय बुखारी से कहूँगा ये जो एरिया है जुडिशरी का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एरिया है जुडिशरी है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट नॉट ओनली प्रैक्टिकल बट नॉट ओनली थ्योरी बट प्रैक्टिकल सेंस, यानी यहाँ आप आज का आप मूड नहीं है सबको तारीफ दे दी है ना, आपको फैसला लेना है कोई तरह कोई आपको कौन सा डिस्टर्ब नहीं कर अदालत की बैठी मीनिंग है भाई कि आप अपने कॉन्शियस का और अपने जो भी प्रोसीजर है नियम कायदा है उनको सही सही फैसला करने के लिए फ्री लीगल सर्विसेज पे नहीं है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे पुलिस में हो या कहीं हो वहाँ कहीं ना कहीं तमाम तरीके के दबाव है। एक इंक्वायरी हमको मिली पता चला 4 दबाव आ गए तो मैं क्या फैसला करूँ, वो आप बहुत ही इसमें लगी है कि आप फैसला करिए अपने फंक्शन से अपने रूल से रेगुलेशन से कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए
और एक बात और मैं कह के आपसे बहुत सहमत है, लेकिन आप वक्त पर याद करते हुए एक देखिए, मैं एक अपने पर्सनल केस में एक आखिरी जैसे कोर्ट जिसको आप बैठेंगे सब मतलब मीडिया डिवीजन कोर्ट में मैं गया अपने एक मुकदमे के सिलसिले में। वो बड़ा मामूली सा मुकदमा था, लेकिन प्रोसीजर इतना लंबा है कि होता रहता है। तो एक दिन मैंने देखा उसमें वकील मेरे पहले होते थे, तो मैं गया तो उसमें सब साफ साफ लिखा हुआ था, टूटी फूटी बिल्डिंग तो होती है जिलों में तहसीलों में, खैर गया तो उस पर लिखा हुआ था बड़े साफ, वादी का हित सर्वोपरि। मैंने कहा यार मेरा वादी तो बड़ा बदमाश है। आजकल जरा जरा से बात हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी किया है, ये छोटी छोटी बातों पर जांच और सर्वे, ये क्या तरीका है करे। वही बात नहीं ध्यान भाई कि वादी का हित सर्वोपरि है, नो डाउट। लेकिन अगर इसमें ये चीज लिमिट है कि वादी और प्रतिवादी का हित सर्वोपरि है, तो मैं उसको यहाँ कर दी माने वही है। हाँ माने वही है, माने मैंने मेरे दिमाग में आया कि शायद इसके माने आप दो स्वार्थकारी है। आप दो कनेक्शन कर लीजिए, दोनों है। हाँ लेकिन लेकिन शायद करेक्ट कर लीजिए, हमारी टूटी फूटी नहीं है। मुकदमा जहाँ रहा होगा वो हमारी 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 शिकायत नहीं नहीं, देखिए देखिए ऐसा है, बिल्डिंग से मतलब भी नहीं है। थानेदार के पास तो देखिए ऐसा हाँ तो बिल्डिंग तो होगा ही, उसका स्ट्रक्चर तो होगी ही है। एक 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 थानेदार था, मैं गौरी जनता चौकी पर था, गया है तो उसके बाद एक कलम था ना कागज था एक चीज लिखने के लिए ना, इतना इससे तो बुरा है, लेकिन वो हम क्या रहे हैं उसका मेरा वो नहीं, इशारा नहीं है टूटी फूटी में जैसा आप कह रहे हैं वो पोस्ट माने रखती है, सड़क पर रख के आप लोग होते हैं वो सब नहीं। लेकिन मेरा कहने का जो मेरा मैं इस पे हिट करना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि वादी के साथ प्रतिवादी का हित भी होना चाहिए। बदमाश होता है वादी, वो जो केस का मैं पर्सनली नहीं देखता तो नहीं कहता, तो न्याय करें, जस्ट करें। वादी को भी कुछ देख लीजिए कि एडमिशन के स्टेज पर ही, यानी प्रेजेंटेशन के फाइलिंग के स्टेज पर ही क्या रिजेक्ट करने लायक है परीक्षा, कर दीजिए रिजेक्ट। क्यों 10 साल चले गए, 10 साल क्यों दौड़े आदमी। तो इस तरीके से ये बात है। अब तो लास्ट में फिर एक बार मैं उनको बहुत बार बात देता हूँ और कहता हूँ कि वो बढ़िया फैसले करेंगी और बढ़िया अपनी ड्यूटी, क्योंकि अब आपके पास दो चीजें होगी, अब आप कमर्शियल का नहीं, अब आपको ये करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अथॉरिटी, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अथॉरिटी को इस्तेमाल इस तरह आप कीजिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो, तभी आपकी तरक्की होगी और तभी आप प्रोग्रेस करेंगे। लास्ट में मैं दो शब्द कहना कोर्ट के जो अगर अपियर होने जा रहे हैं प्रतिभागी जो पार्टिसिपेंट्स है, देखिए बोला कि साहब ने बहुत बहुत अच्छी बातें बताई है आपके बीच से, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन बस एक ही बात है कि जो वक्त कम बचा है इस पे आप मॉक टेस्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, सेंटर वगैरह को एडवांस में देख लीजिए और सॉर्टिंग जो पेपर आए जहाँ पर भावना परसेंट ज्यादा हो उनको छोड़ दीजिए, जहाँ पर 25% है उसको आप ले सकते हैं। होने को आपकी मर्जी है कि ले सकते हैं, अगर उसमें 75% आपको लगना चाहिए और 25% को लीजिए, तो निगेटिव राइट इन सब चीजें दूर रहिए, काम रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, है ना। ये करके पूरी सीरियसली लीजिए, इंस्ट्रक्शंस को बड़े ध्यान से पढ़िए। तो इन शब्दों के साथ एक बार का बात करते हुए आए को शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मैडम हबीबा बुखारी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जो 2024 के 28 बच्चे जा रहे हैं इम्तिहान देने, इसलिए अपने कुछ एक्सपीरियंसेस उनको बताने। यहाँ लास्ट मोमेंट अब वो नया नहीं पढ़ेंगे, अब सिर्फ रिवाइज करेंगे, कुछ टिप्स आप उन बच्चों को दें जिससे कि वो भी इंशाल्लाह कामयाब हो।
आप लोगों ने जो मेरी हौसला अफजाई की है इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अब मेरा पता आपको कैंडिडेट्स के लिए है जो पीसीएस में अपेयर होने जा रहे हैं आज से। तो जब मैं भी अपनी तैयारी शुरू की थी तो मैंने तो तैयारी करनी होती है, तैयारी के साथ साथ कुछ स्ट्रैटेजी भी हमें फॉलो करनी होती है। अगर हम स्मार्ट स्टडी करें तो हमें ज्यादा फायदा होता है। तो उसमें जो मैंने कुछ चीजें एनालाइज की थी वो ये थी कि अगर वैसे स्टेट्स जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहां की कट ऑफ 70 to 80% से अबव नहीं जाती है, और वैसे स्टेट्स जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे 50 to 60% के ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। इसलिए जो हमारे अंदर होता है कि हम अगर कोई भी पेपर अगर हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 90 to 100 के बीच में हमारे कट ऑफ हमारा स्कोर हो जाए। तो वैसे चीजें करने में जो है हम अपना बहुत कीमती वक्त जो है वो जाया कर देते हैं। हमें खुद को अगर आप पीसीएस पीसीएस में अपेयर होने जा रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में, तो 70% तक में जो है आपका कोई भी प्री क्वालिफाई हो सकता है बहुत आराम से। तो इसीलिए खुद को 30% का मार्जिन लेना चाहिए। वैसी चीजें जो अब आपको याद नहीं हो सकती है उन चीजों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो जैसे सब्जेक्ट जहाँ से अच्छा स्कोर हो सकता है उस पे अपने रिविजन जारी रखिए। और लास्ट मोमेंट में सिर्फ क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन करने से जो है हमें जो है क्लैरिटी आ जाती है, हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और हमें ये भी पता होता है कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस तरह से बन सकते हैं। तो इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट करने में भी हमें बहुत आसानी हो जाती है। एक क्वेश्चन पेपर को हम एक बार हमने अटेम्प्ट किया, वो हमें अगर 1 घंटा लग रहा है अटेम्प्ट करने में, आधे घंटे का ब्रेक लेकर के हम दोबारा से उसी पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो वो हमारा 30 मिनट्स में हो जाता है, 20 मिनट्स में हो जाता है। तो मेरा टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही हुआ था, तो मुझे बहुत आसानी हुई थी अपना टाइम मैनेज करने में। तो इसलिए हम जो है इस तरह से अगर कोशिश करें तो टाइम मैनेज हो सकता है। और कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ते हैं फिर भी हमारे लिए वो बहुत डिफिकल्ट रहते हैं, हमें हमें बहुत परेशानी हो रही होती है उस टॉपिक में, तो हमें छोड़ देना चाहिए। 50% वाले मार्जिन को टॉपिक्स को डाल देना चाहिए कि अगर क्वेश्चन उससे बन जाए हमसे बन रहे तो हम कर लेंगे, अगर नहीं बन रहे तो हमें छोड़ देंगे। और वैसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते उन्हें बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें। काफी मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी से नवाजे। हम आपको जनाब मोइन अहमद साहब अपना सुल्तानपुर का प्रोग्राम छोड़ करके हमारे बुलावे पर यहाँ आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं हमें हासिल हो गई, ये बहुत बड़ा कामयाबी का वो है। इंशाल्लाह आपकी दुआएं हमेशा मिलती रहेगी। और इसके जो मोटिवेटर है हमारे कलाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह इतने एफिशिएंट हैं, इन्होंने शहर के बहुत सारे लोगों से मुझे मिले और कलाम भाई की वजह से मैं यहाँ मुझे सारी राय है सर। अब हम इस प्रोग्राम के एक चीज हम और आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में जनाब मसूद अहमद साहब आने वाले थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत घुटनों की वजह से बहुत ज्यादा वो में गया था में, तो वो नहीं आ पाए। खालिद साहब जो भी उनकी वजह से नहीं आ पाए। अबरार साहब की तबीयत खराब हो गई, उनको अचानक फीवर और बैक पेन हुआ तो इसलिए नहीं आए। तो हम जनाब जावेद साहब हमारे सरबराह हैं और हाँ नहीं हमेशा आप तो हमेशा सफर करते हैं किनारे पे, और ऐसे नहीं कई बार आप जब बुलाते हैं तब आप चले जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आपका दुआई अब हो जाए और उसके बाद फिर 10 मिनट यही प्रोग्राम से चलेगा और आप लोग लंच करके जाएंगे। आप लोगों के खाने का इंतजाम किया गया है। हाय अल्लाह कितना मेरा टाइम बर्बाद कराया लोगों ने। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर जनाब मोहित साहब की वाइफ
और बाकी यहाँ मौजूद टीचर्स भोला सिंह साहब, आमिर जी, और बाकी जो लोग यहाँ पर आए हैं, और खासतौर से आज कामयाब स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं, तालीम साहबा। सबसे पहले तो ये कि वेरीफाई के तमाम जो कोचिंग हुई उसमें आप कामयाब हुई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि अभी जुनैद साहब ने कहा कि इस सेंटर को एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग कोर्स आपके जरिए से मिल गया है, क्योंकि जब मैं समझता हूँ कि यहाँ जो काफी कैंडिडेट बैठे हुए हैं, 2-3 बच्चियां बैठी हुई हैं, एक दो और साहब लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के अंदर इससे हौसला बनना चाहिए कि अगर यहाँ के एक कैंडिडेट कामयाब हो सकता है, हो सकती है, तो उसी कोचिंग में आप भी थे, उसी क्लास को आपने अटेंड किया, आपने तैयारी की, तो आपके अंदर भी जो कुछ सारी खूबियां हैं, पोटेंशियल है कि आप एक कामयाब हुए। क्योंकि इस तरह के इम्तिहान जो होते हैं कॉम्पिटिटिव, उनमें खुद एतमादी, सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है। लाखों लोग बैठते हैं, 100-150 लोग पास होते हैं, 500 लोग पास होते हैं। तो इम्तिहान देने से पहले हर आदमी के ध्यान में लगता है पता नहीं मैं पहाड़ पर चढ़ पाऊंगा कि नहीं चढ़ पाऊंगा। कम से कम हमने जितने लोगों से बातचीत की है कि हम लोग भी इम्तिहान देते थे किसी जमाने में, तो लगता था पता नहीं 5 लाख लोग बैठ रहे हैं, 150 पोस्ट हैं, हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे। सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है। और अभी भोला सिंह साहब और हबीबा ने जो बातें करी उसमें बहुत गेम्स ऑफ क्लूज उसमें भी मैंने देखा। एक तो ये कि इम्तहान आपके नॉलेज का नहीं होता, इम्तहान होता है कि उस 3 घंटे में कोई जो सवाल पूछा गया उसका आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि मुझे गांधी के बारे में दुनिया की सब चीज मालूम है, मुझे लिखना है। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। या आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब मालूम है, एक ही आंसर में सब लिख डालना है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपसे जो सवाल पूछा जाए, पहले तो उस सवाल को 2 दफा पढ़िए। पहली दफा में उस सवाल के अंदर जो पेज होगा वो समझ में नहीं आता, दूसरे दफा पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि अच्छा इसमें ये कुंजी भी लगी। जब आप सवाल बेसिकली वो है तो एक झटके से पढ़ लेते हैं और शुरू हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सवाल को अच्छे से समझिए इसका क्या चाह। अक्सर जो लिखा हुआ है वो नहीं पूछना चाह रहा, उसके अंदर एक पेज है, उसको आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात टाइम मैनेजमेंट की मिस्टर भोला सिंह ने बताई, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस 3 घंटे में आपको जितना आपके पास है उसको निकाल देना है। जो चीज आपके पास नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा ये सवाल हमने तैयार नहीं किया, तो इन्होंने बताया कि 70% में पास होता है, यूपीएससी में 51% में टॉप करता है हिंदुस्तान। 51% जो टॉप कंट्री। तो आपको जरूरी नहीं कि हर सवाल का आप जवाब दें, लेकिन जिसका जवाब दें वो समझ करके टू द पॉइंट जवाब। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उसको अपने ध्यान में रखें। फिर एक और चीज उन्होंने बहुत सही बताई कि आप इम्तिहान के लिए जा रहे, कई लोग साथ, अरे साहब एडमिट कार्ड ही लाना भूल गए, अब दीवाने हो रहे हैं, उस वक्त क्या होगा, पेंसिल लाना भूल गए। इस तरह की चीजें बदहवासी वाली, नॉट बिकॉज आप करना चाहते हैं, लेकिन आप इतने नर्वस होते हैं कि वो घबराहट में पता चला कि जरूरी चीज ले आना भूल गए, और उसके लास्ट मोमेंट पे होता है कि आपका दिमाग भटक जाता है। इसी में आप उलझे हुए हैं कि वो पीछे से भाई ला रहा है, इतने वक्त हो रहा है, तो उस तरफ ध्यान हो, एग्जाम में होने वाला है उस तरफ ध्यान, सीधा प्रैक्टिकल थिंग जो होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जितना पढ़ा है उसको सॉलिडिफाई कर लीजिए। जो कि 1-2 चीजें छूट देना, डोंट ट्राई टू गो इनटू इट द लास्ट मोमेंट, अभी 10 दिन बचे एग्जाम में। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने और हबीबा साहबा ने बताया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। और मैं तो समझता हूँ कि एक हफ्ता इम्तिहान के 1 हफ्ता पहले 1 घंटा आप लोग को यहाँ वक्त बर्बादी नहीं करना चाहिए। स्टडी, आई एम नॉट अटेंडिंग दिस। 22 घंटा अभी तो टाइम है, अरे भैया
5 लाख सब भिड़े हुए हैं, मेरे 5 यहाँ बैठे गप मार रहे हैं। तो पहला व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो भी वक्त बचा हुआ है उसको बहुत विशेषली इस्तेमाल कीजिए। आपका वहाँ नॉलेज का इम्तहान नहीं है, वो आपके आपके ज्ञान की वहाँ वो नहीं कर रहे हैं। आप उस सवाल का जवाब दे पाते या नहीं दे पाते उस 3 घंटे में। उसके लिए जरूरी है कि इससे पहले मेंटली अपने आप को फ्रेश रखिए। आप सुबह 4 बजे तक आप पढ़ेंगे तो 9 बजे की एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस 3 घंटे में आपको 100% एफिशिएंसी पकड़ेगा। बहुत जरूर पता है ना कि बहुत ज्ञानी का नहीं होता। हम जैसे लोग हो गए बिकॉज हमने थोड़ा पढ़ा उसको चालू हो गया आपको सिस्टम को क्रैक करना, यू हैव टू क्रैक द सिस्टम। आप हमने सोशियोलॉजी में कहा कि थोड़ी मैं सोशियोलॉजी बहुत जानता, तो जब मालूम था क्या पूछा जाएगा और क्या जवाब है, ज्यादा जानने वाले बहुत है बेचारे भटक रहे थे। So that's very important. जो इन्होंने कहा उससे बोला सुने, I think that's a very important thing. किसी भी competitive exam में you have to prepare for the exam, not the subject. बहुत से लोग समझते हैं कि यूपीएससी का और उसका इम्तहान उस सब्जेक्ट का इम्तहान है। एमए का एग्जाम डिफरेंट तैयारी होती है, यूपीएससी और इसके एग्जाम की तैयारी अलग होती है, पढ़ाया भी अलग से जाता है। इसी वजह से क्योंकि बहुत से डिटेल्स हैं जो इसकी जरूरत नहीं। So anyway, तो ये हमारा जो लोग अभी इम्तहान दे रहे हैं उनके लिए ये जस्ट बी कूल। उस 3 घंटे में 100% एफिशिएंसी कैसे आएगी, इसके लिए अपने बॉडी को उस दिन रात में बिरयानी मत खा लीजिए। इम्तहान है वो कबाब खा लिया, बिरयानी खा लिया, रिलैक्स मेंटली फिजिकली। ये वो आपको कहना है, ये प्रैक्टिकली होता ही है। रात में रात रिलैक्स करने as far as this young lady is concerned, मुबारक हो इनको। ये बिहार में बिहारी है, बिहार की जुडिशरी से इत्तेफाक से मेरा थोड़ा बहुत वास्ता भी है। नहीं मेरा डिस्ट्रिक्ट तो है ये, हमारे स्टेट हमारा स्टेट है और स्टेट के हाथ की वो है। मैं आपको बस एक चीज मैं क्लास 9 में था तो हमारे वालिद जो है जज बन गए। तो एज ए यंग बॉय हमको समझ में आता है कि क्या है मामला, जज बन गए। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, एंड दिस इज फॉर यू, मैंने उनसे पूछा कि ये जज बन गए, आप मैनेज कर लेंगे, एंड हाउ डिफिकल्ट इज इट, कितना मुश्किल है ये जज बनना। उन्होंने एक बात जो कही, ये सन 74 की बात है, मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि मुश्किल ये है, उनका मुश्किल ये है कि जो मैं कहता हूं वो सच है या सही। उन्होंने कहा कि मुश्किल ये है कि जो मैं कहता हूं वो सही है। You understand what he was saying? Habib sahab, as a judge, you will understand what he was saying. एक जिम्मेदारी का एहसास कि मुश्किल ये है कि जो मैं कहता हूँ वो सही है। अगर हाई कोर्ट जज किसी को ठीक है, उस वक्त उसका वेट मुझे नहीं समझ आया, लेकिन जब मैं बाद में सरकारी नौकरी की और सब देखा तो वो बात उनकी एक सेंटेंस मेरे लिए गाइडिंग लाइट। रिमेम्बर, मुश्किल ये है कि जो हम कहते हैं वो इंसान, इसलिए डोंट गिव योर ओपिनियन लाइफ। अपना कलम वहीं चलाइए जब आप एक मुतमईन हो जाए जो कह रही है आपके हिसाब से वो सही, उससे ज्यादा इस मौके पर कहना मुनासिब नहीं होगा। इनको मुबारकबाद, आप लोगों को गुड विशेस कि आप कामयाब हों, जो आपके अंदर पोटेंशियल है उसको पूरा करें। आप उस दिन 3 घंटा निकालें, ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। आपने वक्त निकाला और अच्छे टिप्स बच्चों को दिए और मैडम तजुर्बा को दिए, इससे बेहतर और कोई हो नहीं सकता है। अब हम इस प्रोग्राम को
अपने की तरफ ले जा रहे हैं और अपने भाई यादवी साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं। यादवी साहब सचिवालय के रिटायर्ड विशेष सचिव हैं और ये हम लोगों से फाउंडर मेंबर थे। अगस्त 2020 से हम यादवी साहब और विनय साहब, ये 3 लोग थे। तो ये हमारे आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और उसके बाद जनाब रहमान खान साहब दुआ करा देंगे और फिर आप लोग थोड़ा सा खाना खा लेंगे। सो जाए। वर्दी हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब आबिद अहमद साहब, एक्स डीजीपी यूटी, जनाब मुईद अहमद खान साहब, जिनसे मेरी मुलाकात करीब 25 साल पहले उनके घर हुई थी और वो टाइम मुझे याद आ रहा है, बात में बताऊंगा। आप एक्स मिनिस्टर रहे हैं। जनाब कलाम साहब, जनाब दाऊद अहमद साहब जो कि आने वाले थे वो नहीं आ सके, फिर भी चूंकि उन्होंने टाइम आश्वासन दिया था कमाएंगे उनको, और मिस हबीबा बुखारी जी जिन्होंने मिसाल कायम कर दिया है हमारे लिए, एक ब्रांड एम्बेसडर है इस जेडएफआई के। उनके उनके मेंबर, फैमिली मेंबर सभी जो हैं हाजिर हैं और जो घर पे हैं, सबको इन सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और खास करके मिस हबीबा बुखारी जी को, उनके पूरे फैमिली को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ तो इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहाँ पर तमाम लोग हमारे रिस्पेक्टेबल सारे बहुत जितने लोग यहाँ पर जितने लोग हाजिर हैं, मैं किस किस का नाम लूँ। हमारे जनाब सैयद हसीब अहमद साहब जो कि रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं और स्पीसीएस जे को इन्हीं के इंस्पिरेशन से ये चल रहा है। ओपी शर्मा साहब, हमारे भोला सिंह साहब जो कि बहुत ही सीनियर मेंबर हैं और उन्होंने यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें, बड़ी अच्छी टिप्स दिए हैं हमारे कैंडिडेट्स के लिए जो कि पीसीएस 2024 बैच में क्लियर होने जा रहे हैं। मुश्ताक साहब जो स्पेशल सचिवालय के रिटायर्ड हैं, स्पेशल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अकरम साहब, हमारे जो है सईदुल भाई जो सचिवालय के रिटायर्ड अफसर हैं, जनाब इश्तियाक अहमद साहब जो जो है जनाब इश्तियाक साहब जो रिटायर्ड ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन है, जनाब फैसल सिद्दीकी साहब, सारे लोगों को मैं तहे दिल से हमारे पीसीएस वाले जो उसके हाँ एमपी के हैं फैसल सिद्दीकी साहब, सारे लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन जिन का नाम नहीं ले पाया, हमारे जनाब जो है सिद्दीकी साहब जेडएफआई के सारे मेंबर, कन्वीनर साहब जिनके अथक प्रयासों से ये हमारा तंजीम चल रहा है, मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। सिर्फ हमारे जो पीसीएस 2024 बैच में जो लोग बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं उनसे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखिएगा। आप उस दिन जिस दिन एग्जाम है उसके दिन पहले रात में ऐसा न करिए कि पूरी रात आप जगह आप पढ़ें और सुबह जा करके आप इतना घबराए हुए हो कि एग्जाम न दे सके, आप इतना खाना खा के ले जाएं कि आपको बार बार प्यास लगे। जहाँ सेंटर पर आपका एग्जाम है एक दिन पहले जाके आप सेंटर अपना जरूर देख आए। भोला सिंह साहब ने जैसा कि आपको कहा है कि आप टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें। अभी सबीबा बुखारी जी ने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जो आपको आ रहा हो उसको पहले आप करिए, जो ना आ रहा हो दिमाग अपना नंबर लगाइए उसको छोड़ दीजिए। जिस पे आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल हमको याद ही नहीं रहा है, उसका टाइम बिल्कुल लगवाइए। और निगेटिव मार्किंग है तो कोई तुक्का न बढ़ाइए, ये मैं कर देता हूँ शायद सही हो,
ये इतनी टेप तो आपको बहुत मिल चुका है, मैं उसकी अब ज्यादा नहीं कहूँगा। और ज्यादा क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है, बातें बहुत हैं, आप मैं कहना नहीं चाहूंगा, इसमें वक्त जाया होगा। और एक चीज और कहूंगा कि हमारे जो है चीफ गेस्ट साहब ने जो हंसी में कहा है कि आपको यहाँ आके अपना टाइम नहीं होना चाहिए था, तो लोग उनका इशारा सिर्फ यह है कि आपका टाइम एक एक मिनट कीमती है। आप इसमें भी नर्वस ना होइए कि साहब मुझे कह दिया गया कि आप यहाँ बताइए, उनका ये मतलब नहीं था। उनका ये था कि एक मिनट कीमती है, अपनी कीमती वक्त को आप पढ़ने में तैयारी में लगाइए। तो जितने लोगों का नाम मैं ले सका हूँ, जिनका नहीं ले सका हूँ, मैं सारे लोगों को, जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और लास्ट में अपने 2024 में एग्जाम के लिए जो लोग जाने वाले हैं उनके लिए अपनी गुड विशेष, अपनी दुआएं देता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करें। इन्हीं बातों का अब मैं इस करने के लिए हमने मंडी है इनका लाइव करता हूँ। और आप लोग जो है खाना खा के जाएंगे, ये मेरी हो जाएगी। शॉप और बाद में कॉल बैक करते हैं। बाद में कॉल बैक करेंगे। आप सबसे गुजारिश ये है कि आप खाना खा के हमारे एकदम खान साहब दुआ कराएंगे। खान साहब मैंने आपको बताया है, ये हमसे भी ज्यादा उम्रदराज माशाल्लाह, और आप चंडीगढ़ से रिटायर्ड हैं, और जहाँ हम बैठे हुए हैं ये बिल्डिंग इन्हीं की है। इन्होंने कॉलेज दे रखा है कि आप शासन चलाएं। हम खान साहब से गुजारिश करेंगे वो दुआ कराए, और उसके बाद फिर अपना खा करके भी आप करेंगे। और हमारे उन्होंने बड़ी कीमती बातें जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, हमारे सीनियर पुराने तजुर्बे कार लोगों से आपने सुना। उम्मीद है आप इसका फायदा जरूर। एक बात मैं कहूंगा, जो हमारी मोहतरमा अब्दुल्ला साहब को कामयाबी हासिल हुई, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माशरे में एक तबका ताकतवर होता है, एक तबका कमजोर होता है। ये देखा गया है कि ताकतवर तबका जो है वो कमजोर तबके के साथ नाइंसाफी करता है। इसी को लेवल को मेंटेन करने के लिए जुडिशरी का अरेंजमेंट किया गया। ये कोई नया अरेंजमेंट नहीं है, ये बहुत ही पहले से चला आ रहा है इंसानियत से, कि जब भी कोई कमजोर के साथ कोई जुर्म होता है तो उसको इंसाफ के लिए एक आदमी मुंसिफ की जरूरत होती है। उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। जैसा कि हमारे अभी जावेद साहब ने बताया कि वो कैसे जज करे कि हम जो कहने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, तो फैसला लिखने जा रहे हैं, वो सही है नहीं। उसके लिए हमारे कानून की किताबों में लिखा हुआ है, हमारे संविधान में प्रोविजन किया गया है। और सबसे बड़ा प्रोविजन जो है वो तो उसने किया है जिसने इंसान को पैदा किया। वो पहले अपने कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक जज करें, उसके बाद वो ये सोचे कि हमें भी किसी ने इस काम के लिए मुकर्रर किया है, कहीं ऐसा ना हो कि हम ही को जवाब देना पड़ जाए। फितरत के तकाजों को देखते हुए, फितरत के तकाजों को देखते हुए भी कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। सिर्फ ये है कि हमारे कानून के ऊपर एक अम्ब्रेला है, उसका अम्ब्रेला है जिसने हमें जिंदगी दी और जो मौत देगा। उस अम्ब्रेले के नीचे रहकर भी हमें अपने सारे को देखना है, हमें अदल करना है। इंसाफ तो होता है जब दो चीजों को बराबर बराबर बांट दिया जाए। निस्फ का इंसाफ है कि दो लोगों के बीच में एक चीज को बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाए, ये तो इंसाफ है।
लेकिन अदल वो है कि जो जिसका हकदार है उसको वो हिस्सा मिले। अगर कोई 75% का हकदार है तो उसको 75% मिले, तो कोई 25% का हकदार है तो उसको 25% मिले। ये अदल है और ये बहुत ही बड़ा मर्तबा है अल्लाह ताला ने जिसको दिया है। पति पति और पति अकेले पति ये सभी कि जितने पति हमें उम्मीद है कि हमारी मोहतरमा ने बहुत ही इस्लामी लिटरेचर पढ़ा होगा, किताबें पढ़ी होंगी, बहुत से मजहब में भी तालीम रखी होंगी। सबसे ऊपर जो है हमारा वो एक अदल का इंसाफ जो है वो सबको महबूब है, सबको पसंद है और कोई उसके बाहर नहीं जा सकती। दूसरा हमारे जो इंस्पायरेंट है, जो 22 तारीख को 22 दिसंबर को अपना कंपटीशन एक जाती मुकाबला बता रहे हैं और वो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। कामयाब के बाद वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की कुर्सी में बैठेंगे। उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी भी यही जिम्मेदारी है। वो भी एक मुंशी भी होते हैं कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करें और लोगों के साथ इंसाफ भी करें। मगर इंसाफ की कोई कोई भलाई भलाई नहीं। आप किसी को कितना ही नवाज दे, अगर वो उसका मुस्तैद नहीं है तो इंसाफ नहीं है, तो गलत है। तो याद रखो आप लोगों से, जो भी हमारे इंस्पायरेंट है, जो कामयाब हुए हैं, उनको हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। तो कामयाब होने की रेस में है, उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो अपने इस मकसद में कामयाब हो। इस वक्त आपको जरूरत है, आपके कुंडे को जरूरत है, आपकी कौम को जरूरत है, आपके मुल्क को जरूरत है कि हम अपने मुल्क को बेहतर रास्ते में गामजन करें, हम ईमानदारी और मेहनत से काम करें। इसकी बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए मैं अपने जवान उम्मीदवारों से, इंस्पायरेंट से ये दुआ करता हूँ, मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वो इन सारी चीजों के मद्देनजर अपनी खिदमत को अंजाम दें। आखिरी में हम अपनी कोशिश करते करते उस हद तक पहुंच जाते हैं कि जहां हमारी कोशिश नाकाम रहती है, कम रहती है, सफिशिएंट नहीं होती। फिर हमें एक रास्ता, उसका रास्ता देखना पड़ता है जो हमें इस रास्ते पे ले आए। इसी से आप लोगों की कामयाबी के लिए, आप लोगों की बेहतरी के लिए, के लिए आप सबकी बनाई मालिक की हकीकत से दुआ करते हैं कि वो हमें और हमारे इंस्पायरेंट को अपनी कोशिश में कामयाब इंशाअल्लाह। अपना दुआ यहाँ करता हूँ, आप लोग भी हमारे साथ। अब स्वयं साहब ने भी किया, आप तो आज ही कराते हैं हम जागरूक करने, तो आपने कहा 2 मिनट वीडियो उठाएंगे तो फिर बढ़ेगा। मेरा नाम मोहम्मद शेख आलम है और मैं एसएससी एकेडमी को फाउंडर मैनेजर। हमारा इदारा एक सर एसएससी एकेडमी के साथ हमारा स्कूल भी है, तो हम लोग 15 सालों से एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना का काल में हमारा आरसीए भी है, हम यूपीएससी कोचिंग देते हैं और तमाम तरह के एजुकेशन कोर्सेस हमारे सकते हैं। अभी इसका नीट भी शुरू होने अधिक सर से मेरा भी बहुत लगाव है, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है और मैं चाहता हूँ कि जो भी यूथ है वो इनसे इंस्पिरेशन है। जिस तरीके से आज तक ये सोसाइटी के लिए डेडिकेटेड होके फोकस होके काम कर रहे हैं, का इसमें साथ दिया जाओ, वैसे ही अपनी तरबियत करें और ऐसी शख्सियत बन के अपनी जिंदगी गुजारें। मैं जब भी आपसे मिलता हूँ तो मुझे बहुत सीखने को मिलता है आपसे, और आज भी मैं आपने जिक्र किया, मैं अपना सारा काम छोड़ के मैंने कहा मैं यहाँ पे मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा आपने जो हासिल की है, माशाल्लाह सबके लिए इंस्पिरेशन है।
हम लोग सब लोग इसी की जद्दोजहद कर रहे हैं। सब लोग का यही एक मिशन है, तो कई टारगेट है कि हमारे कम्युनिटी में लोग अच्छे से अच्छा पढ़े और अच्छा करें। जी हमेशा से कोशिश यही की अच्छा से इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए। तो मैं काफी देर से आपको सुन रहा था, मैं जब भी आता हूँ तो वही सुनता हूँ, आपके यहाँ यही फॉलो रहती है। तो आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की माशाल्लाह। इस मौके में मैं आपको एक तोहफा देना चाहूंगा। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एकेडमिक का कॉमर्शियल स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है। आप एक पहले हम आपको कर लेंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और आने वाला प्रोजेक्ट हमारा बन गई और फर्दर हमारे जितने प्रोजेक्ट होंगे हम आपके लिए उसमें स्पेस आपको मैं पावर ऑफ कोलैबोरेशन में बिलीव करता हूँ। एसएससी एकेडमी है हमारी एकेडमी है, आप बता सकते हैं काम करते हैं पढ़ाते हैं। और कोलैबोरेशन सबसे बड़ी ताकत ये होती है, जैसे कि हम एग्जांपल देना चाहूंगा छोटा सा, हम सब कोशिश कर रहे हैं सबका बच्चे देखिए, हम सब पढ़ा रहे हैं 2-4 में कमेटी में हर चीज आप एक कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, एमपी कोशिश कर रही है, हमारा इदारा एमपी से भी जुड़ा हुआ है, हमारा इदारा और भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ है, हमारा इदारा मैं सबको एक साथ एक कुंबा बना के चलूंगा। हम सब का मिशन है कि हम हम सब जुड़े रहेंगे, एक साथ में काम करेंगे, एक दूसरे को वहाँ जहाँ तक हमारा टारगेट है। कहा था अगर हमें दूर तक तेज चलना है तो कामयाबी तक जाना है तो मैं आपको अब इनवाइट करता हूँ अपने इदारे पे, हमारा स्पेस आपके लिए ओपन है। आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इवन मैं एमपी को भी ऑफर देता हूँ। हमारा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अल्लाह का शुक्र है, हम किसी चीज करने के लिए डिजिटल क्लासरूम है, प्रोजेक्टर है, बड़ा ऑडिटोरियम है, क्लासरूम से आपको जो कुछ चाहिए उसके बाद आपको पेश करता है। बहुत ही मेहनत की है और आपके कुछ ऑफर इंशाल्लाह ये भी आपके काम आएंगे। अब मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ आपकी कामयाबी के लिए, आपकी कामयाब हमारे क्या है जो मेहनत कर रहे हैं कि मेहनत को काफी ये हमारी फैकल्टीज जो अपना वक्त टाइम से अपना वक्त लगा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, अपनी सारी पोटेंशियल को आपके ऊपर लुटा रही हैं, इनकी मेहनतों को कामयाब हमारी कमेटी के जो अरकान हैं जो दिन रात इसमें लगे हुए हैं, अपनी उम्र का लिहाज न करते हुए, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कामयाब। और हमारे तमाम जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, हमारे मेहमान हैं जो, इनसे हमें इसी तरह ताउन मिलता रहे। ताउन की सूरतें तो हमारे कन्वीनर साहब ने बताया, हमारी हौसला अफजाई होती है। आप जिस तरह से हमारा ताउन करना चाहते हैं हमारे ताउन करते हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, इनकी छोटी से छोटी अतिया को कबूल फरमाए और इनके रोजगार में बरकत है, उनकी उम्र में इनकी बरकत है, इनके माल में बरकत है। अल्लाह ताला करते हैं, हमारे गुनाह को माफ करते और हमारे तमाम एस्पायरेंट को, तमाम हमारे मेहनत कर रहे बच्चे और बच्चियां हैं, उनको कामयाब आपसे गुजारिश है कि आप लोग जो है